नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th की गणित की वर्कशीट, फिर उसके बाद विज्ञान की और फिर उसके बाद हिंदी की। ये 23 जुलाई 2021 की वर्कशीट नंबर 8 है और क्लास 9th का हिंदी मीडियम का ये वीडियो है। शुरू करते हैं। आज हम वर्कशीट में 3 चीज़ों के बारे में समझेंगे: रेखा, रेखाखंड और किरण। रेखा क्या होता है? साधारण शब्दों में सरल रेखा बिंदुओं से मिलकर बना एक सीधा रास्ता है जिसका कोई अंत बिंदु नहीं है। जैसे आप देखेंगे, इसमें एक ए बिंदु है, एक बी बिंदु है और दोनों का कोई अंतिम बिंदु नहीं है। आप ए को भी इस तरफ बढ़ा सकते हो, आप बी को भी उस तरफ बढ़ा सकते हो। तो इस रेखा को उस पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के द्वारा नामित किया जा सकता है। तो हमने इसको लिख दिया ए बी, लेकिन जो दोनों तीर के निशान हैं ये दर्शाने के लिए कि ये एक रेखा का नाम है, उसके ऊपर वही तीर का निशान बनाया जाता है। फिर आता है रेखाखंड। रेखाखंड रेखा का वह भाग है जिसके दोनों ओर अंत बिंदु निश्चित हैं। रेखाखंड को मापा जा सकता है। रेखाखंड का मतलब है एक निश्चित रेखा का टुकड़ा जिसकी एक निश्चित माप है। जैसे ए बी का कोई माप होगा। रेखाखंड को उसके दोनों अंत बिंदुओं द्वारा नामित किया जा सकता है। जो उसके अंत बिंदु होंगे उनसे उसे नामित करेंगे। जैसे ए बी लिख दिया। फिर है किरण। किरण रेखा का वह भाग है जिसका एक अंत बिंदु है किंतु दूसरी दिशा में यह अनंत है। तो एक तरफ उसका एक अंत बिंदु है और दूसरी तरफ यह अनंत है। किरण को नामित करने में इसके अंत बिंदु को पहले लेते हैं। तो जो अंत बिंदु होता है उसे नामित करने से जो अंत बिंदु है उसको पहले लिया जाता है ए और बाद में लिखा जाता है बी। तो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दी गई आकृति को देखें, उन्हें रेखाखंड, रेखा या किरण के रूप में पहचानें, उन्हें नामांकित करें। तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहली रेखा है पी क्यू, तो हम इसका बिल्कुल नाम पी क्यू की तरह नाम देंगे। पी क्यू, देखिए पी जो है वो अंत है, क्यू जो है वो अंत नहीं है, तो हम लिखेंगे पी क्यू और ऊपर बनाएंगे बिल्कुल पी क्यू के तीर का निशान। एक्स वाई एक रेखाखंड है, तो हम लिखेंगे एक्स वाई और उसके ऊपर उसी के रेखाखंड का निशान। और एम एन एक सरल रेखा है, तो एम एन बनाया, लिखा और इसके ऊपर बना दिया एक रेखा का निशान। तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन जो था वो पूरा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब कोण के बारे में बात करेंगे। तो क्लास 8th में आपने इन सभी कोणों के बारे में पढ़ा था। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। एक कोण एक बिंदु पर मिलने वाली दो किरणों या रेखाखंडों द्वारा बनाई गई आकृति होती है। जब दो रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तब इस प्रकार बने कोण कुछ विशेष रूप रखते हैं। जैसे कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा और इन कोणों को हम कहते हैं ये शीर्षाभिमुख कोण है। कोण 1 और कोण 2 ये सरल रेखा युग्म या रैखिक युग्म भी इसको कहा जाता है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा जो कोण है ये 180 डिग्री का, क्योंकि एम एक सीधी रेखा है। इस 180 डिग्री के कोण को इस रेखा एल ने दो हिस्सों में बांट दिया। तो अगर मैं 1 और 2 को जमा कर दूंगा तो वापस 180 आ जाएगा। इसी प्रकार 2 जमा 3 भी 180 होगा, 3 जमा 4 भी 180 होगा और 1 जमा 4 भी 180 होगा। इसी प्रकार जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है, इससे कई प्रकार के कोण निर्मित होते हैं। इनमें कुछ दिलचस्प संबंध होते हैं। जैसे ये एक रेखा एल थी, इसके नीचे एक रेखा एम है और बीच में एक रेखा एन ने इनको काट दिया। अब इसके अंदर बहुत सारे कोण बनते हैं। सबसे पहला बनता है संगत कोण। संगत कोण कौन सा होगा? ये ऊपर वाला एंगल 1 और इसके बिल्कुल नीचे ये वाला एंगल 5। मतलब इस रेखा के ऊपर राइट वाला एंगल और इस रेखा के भी ऊपर राइट वाला एंगल, दोनों ही कोण आपस में बराबर होंगे। तो बिल्कुल अब ऐसे ही चारों कोण बराबर होंगे। फिर ये 2 जो होगा ये 6 के बराबर होगा, ये 3 जो होगा वो 8 के बराबर होगा, 4 8 के बराबर होगा, 3 जो होगा वो 7 के बराबर होगा। इन कोणों को हम कहते हैं कि ये संगत कोण है। अंतः एकांतर कोण। अब अंतः एकांतर कोण कौन से होते हैं? ये कोण 3 और कोण 5। अंदर की तरफ जहाँ z बने, देखिए ये z ऐसे बन रहा है, तो 3 और 5, ऐसे ही 4 और 6।
फिर आता है हमारा बाह्य एकांतर कोण, यानी कि 1 और 7 बाहर की तरफ, 2 और 8। फिर बनता है तिर्यक छेदी रेखा द्वारा एक ई और बने अंतःकोण युग्म संपूरक होता है। मतलब ये 3 और 6 जो अंदर अंदर है इनका योग 180 होगा, ये 4 और 5 जो है इनका योग 180 होगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कह रहे हैं कि जो ये चित्र दे रखा है इसमें L और M समांतर हैं और एक रेखा N जो है इनको काटती है और एंगल 1 दे रखा है 115। तो हमने कहा ठीक है, एंगल 1 जो है वो हमें 115 दे रखा है। सबसे पहले उन्होंने पूछा एंगल 2 कितना है। तो अगर आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको यहाँ पे बताया था एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का योग जो होता है 180 होता है। तो अगर 115 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री होगा, तो यहाँ से एंगल 2 कितना आ जाएगा, 180 में से 115 को घटा लीजिए, तो एंगल 2 का मान आ गया 65। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि एंगल 2 65 डिग्री का है। अब एंगल 3 कितने का होगा, तो एंगल 1 और एंगल 3 बराबर होता है शीर्षाभिमुख कोण, आपने देखा है। तो एंगल 3 भी हो जाएगा 115 डिग्री का। अब एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5 बराबर होता है, आपको बताया था ना, ये लिखा है एंगल 1 और एंगल 5 बराबर है। क्या कहते हैं इसको, संगत कोण कहते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 5 अगर बराबर है तो एंगल 5 हो गया 115। और एंगल 8, एंगल 5 और एंगल 8 इसको देखेंगे तो ये सरल रैखिक युग्म है। तो अगर एंगल 5 115 है तो एंगल 8 हो जाएगा 65 डिग्री। और क्यों होगा ये, सरल रेखा युग्मक के कारण। तो इसी तरीके से हमारी आज की पहली वर्कशीट सॉल्व हो गई है। आगे बढ़ते हैं आज की दूसरी वर्कशीट की तरफ, जो कि है विज्ञान की। आज की विज्ञान की वर्कशीट में हम गति पढ़ने वाले हैं। तो गति क्या होता है, जब कोई चीज़ चलती है, जब किसी चीज़ की स्थिति बदलती है तो हम कहते हैं कि वो चीज़ गति कर रही है। रीमा और सीमा रेल से अपने गांव जा रहे थे। रीमा ने एक पहेली पूछी कि वे दोनों गति कर रहे हैं और गति नहीं भी कर रहे हैं। सीमा ने कहा हम लोग रेलवे स्टेशन से तो दूर जा रहे हैं पर आपस में कोई गति नहीं कर रहे हैं। जैसे पृथ्वी पर पेड़ हैं तो पेड़ पृथ्वी के ऊपर है तो पृथ्वी के साथ ही चल रहे हैं, इसीलिए पृथ्वी की अपेक्षा में पेड़ कोई गति नहीं कर रहे। गति का मतलब होता है कि यदि कोई वस्तु जैसे रेल किसी स्थायी बिंदु जैसे रेलवे स्टेशन के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती है तो हम कहते हैं कि वो वस्तु गति में है। जब कोई वस्तु अपनी गति अपनी स्थिति बदलती है। गति जो होती है वो मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। पहला होता है सरल रेखीय गति, जब वस्तु बिल्कुल सीधे रास्ते पे चलती है। दूसरी होती है वर्तुल गति। वर्तुल गति का मतलब इसको गोलीय गति भी कहते हैं, जब वस्तु ऐसे गोल गोल चलती है। फिर आती है आवर्त गति, जब वस्तु ऐसे आगे पीछे चलती है, कभी तेज कभी धीरे। फिर आती है दोलन गति, जब वस्तु एक निश्चित समय के बाद वापस आता है, फिर यहाँ चला जाता है, फिर यहाँ आ जाता है, इसे कहते हैं दोलन गति। तो मैंने आपको जो भी बताया कि सीधी रेखा में गति सरल रेखीय गति, वृत्तीय पथ में गति वर्तुल गति जैसे विशाल पहिए वाला झूला, एक मध्य बिंदु के आगे पीछे गति दोलन गति, इसे आवर्त गति भी कहते हैं, जैसे दीवार घड़ी या लोलक। तो आवर्त गति में एक बहुत खास बात ये भी होती है कि जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल पर एक निश्चित पथ पर खुद की गति को दोहराता है, इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। और दोलन गति भी एक प्रकार की आवर्त गति है। फिर बात करते हैं दूरी की। एक वस्तु द्वारा किन्हीं 2 बिंदुओं प्रारंभिक और अंतिम के बीच तय की गई कुल लंबाई दूरी कहलाती है। जैसे दिए गए चित्र में कार बिंदु A से B तक चलती है, तो A से शुरू हुई और B तक चली और इनके बीच की कुल लंबाई 10 किलोमीटर है। तो हम कह सकते हैं कि कार ने A से B बिंदु तक पहुंचने में 10 किलोमीटर की दूरी तय करी। तो ये हो गया हमारा 10 किलोमीटर यहाँ की दूरी। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला प्रश्न है 3 प्रकार की गति के नाम लिखिए, प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। तो 3 प्रकार की गति के जो नाम हैं वो यहाँ आपके सामने लिखे हुए हैं। ये आपका हमारा पहले प्रश्न का उत्तर होगा। पहली है सीधी रेखा में गति या सरल रेखीय गति, जैसे सीधी सड़क पर चलते वाहन। फिर है वृत्तीय पथ में गति या वर्तुल गति, जैसे विशाल पहिए वाला झूला। एक मध्य बिंदु के आगे पीछे गति या दोलन गति, आवर्त गति, जैसे दीवार घड़ी का लोलक।
तो ये तीन जो गतियां हैं हमने डिस्क्राइब कर ली, इसके आगे इसके उदाहरण भी लिखिए, एक एक उदाहरण आप अपने आप लिख लीजिए। दूसरा है किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किस अवस्था में शून्य होगी? जब वस्तु विराम की अवस्था में होगी। जब वस्तु विराम की अवस्था में होगी तो उसके द्वारा तय की गई दूरी भी 0 होगी, शून्य होगी। तीसरा प्रश्न है यदि आप अपने घर से स्कूल के बीच 2 किलोमीटर की दूरी है, आप रोज स्कूल जाएं, तो आप 5 दिन में कितनी दूरी तय करेंगे? तो 2 किलोमीटर जाना जमा 2 किलोमीटर आना, स्कूल जाएंगे तो वापस भी आएंगे, तो ये कुल हो गया 4 किलोमीटर। और कितने दिन की बात कर रहे हैं? 5 दिन की, तो कुल हो गया 20 किलोमीटर। चौथा प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी लगातार घूम रही है और गति कर रही है, तो इसका अर्थ क्या यह हुआ कि पृथ्वी के पेड़ भी गति कर रहे हैं? क्यों या क्यों नहीं? नहीं, पेड़ पृथ्वी पर स्थिर हैं। जो पेड़ हैं वो पृथ्वी पर स्थिर हैं, वो कोई गति नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारी आज की साइंस की वर्कशीट भी हो गई। आपने सभी आंसर देख लिए, फटाफट इन आंसर्स को अपनी कॉपी में लिख लीजिए ताकि हम आगे बढ़ते हैं आज की अगली वर्कशीट की तरफ, जो कि है हिंदी की। चलिए, आपने वर्कशीट लिख ली होगी, आपने सभी आंसर लिख लिए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं, हिंदी की वर्कशीट शुरू करते हैं। हम जिस प्रकार का उद्देश्य और इच्छा शक्ति रखेंगे उसके अनुरूप ही कार्य करेंगे, उसी प्रकार बनेंगे। हमें उपयोगी बनना या दिखावा करने वाले जीवन को अपनाना है, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। जीवन की सार्थकता कर्म करने में है, न सिर्फ झूठा दिखावा करने में। श्रम और शक्ति का सही प्रयोग करके ही हम सभी अपने और दूसरों के जीवन को सुखी और सुंदर बना सकते हैं। कुछ इसी तरह के भाव लिए हुई ये कविता है, इसे पढ़िए, सीख लीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो कविता कहती है, तुम रजनी का चांद बनोगे या दिन के मार्कंड प्रखर। रजनी का चांद का मतलब होता है रात का चांद, या दिन के मार्तंड प्रखर, मार्तंड मतलब सूरज। तो तुम रात की तरह बनोगे या दिन की तरह। एक बात है मुझे पूछनी, फूल बनोगे या पत्थर। तो फूल जितने कोमल या पत्थर जितने कठोर। तेल फुलेल क्रीम कंघी से नकली रूप सजाओगे या असली सौंदर्य लहू का आनन पर चमकाओगे। कि क्या तुम ये क्रीम लगाकर, ये कंघी से अपना नकली सौंदर्य सजाओगे या असली सौंदर्य जो आनन पर, जो अपने भुजाओं में असली जो तेज है वो लाने की कोशिश करोगे। पृष्ठ देह बलवान भुजाएं, रूखा चेहरा मगर लाल मगर, यह लोग क्या लोग ये पिचके, गाल संवारी मांग सुधर। जीवन का वन नहीं सजा जाता फूलों, कागज के फूलों से। अच्छा है दो पाट इसे जीवित बलवान बबूलों से। तो जीवन का जो हमारा जीवन है उसको आप ऐसे नहीं सजा सकते फूलों से, कागज के फूलों से। इसमें कांटे भी हैं, मुश्किलें भी आएंगी और मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। चाहे जितना घाट सजाओ लेकिन पानी मरा हुआ कभी नहीं होगा निर्झर सा स्वस्थ और गति भरा हुआ। तो वो कह रहे हैं कि अगर पानी रुक गया जैसे, तो रुका हुआ पानी खराब हो जाता है। पानी को बहने दो, जब पानी तेज़ बहता रहेगा तो वो पानी सबसे सुंदर, सबसे अच्छा होगा। चलिए वर्कशीट के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची चित्रों की सहायता से लिखिए। पहला है रजनी। रजनी का मतलब होता है बेटा रात या फिर निशा। मार्तंड, मार्तंड का मतलब होता है सूरज, इसे हम भानु भी कहते हैं। आनन, आनन का मतलब होता है मुख या फिर चेहरा। लहू, लहू मतलब खून या फिर रक्त, किसी भी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं।
दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है निर्भय और सुधर शब्दों में उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग करके लिखिए। तो पहला है निर्भय। निर्भय का मतलब होता है निर जमा भय, मतलब जिसको भय ना हो। और दूसरा शब्द है सुधर, यानी कि सु जमा धर, सुधर। तीसरा प्रश्न है कवि कौन सी बात पूछ रहा है। तो बेटा अगर आप ध्यान से पूरी कविता को पढ़ें तो कवि पूछ रहा है कि हम अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं। कवि पूछ रहा है कि तुम रात के चांद की तरह शीतल बनोगे या दिन के सूर्य की तरह कठोर, फूल की तरह कोमल बनना चाहोगे या पत्थर की तरह कठोर। कभी अलग अलग तरीके से यह प्रश्न कर रहा है कि तुम जीवन में किस तरीके का भाव रखना चाहते हो। तुम जीवन में कठोर बनना चाहते हो या जीवन में सफल बनना चाहते हो, तो यह बात तुम पर निर्भर करती है। चौथा प्रश्न है नकली रूप सजाने और संवारने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। तो कवि के अनुसार नकली रूप सजाने व संभालने के लिए लोग तेल, फूल, क्रीम और कंघी अपनाते हैं, बाल बनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, किंतु वे नकली रूप है। कवि के अनुसार वह रूप असली नहीं है। पांचवा प्रश्न है निम्न पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जीवन का वन नहीं सजा जाता कागज के फूलों से, अच्छा है दो पाठ इसे जीवन जीवित बलवान बबूलों से। तो वो कह रहा है कि जीवन को कागज के फूल की तरह नहीं सजा सकते, अर्थात जीवन के वन को कागज जैसी हल्की चीज़ों से नहीं सजा सकते। जीवन में बहुत सी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, बहुत से दुख देखने पड़ते हैं। इन सब सुख दुखों के लिए जीवन में खुद को तैयार रखना पड़ता है। बाबुल के पाठ की तरह कांटों और कठोरता से खुद को तैयार करना पड़ता है। इसीलिए कागज़ के फूल से अच्छा है बबूल के पाठ, यानी कि जो हमें आने वाली परेशानियों के लिए तैयार कर देंगे। तो ये हमने देख लिया पांचवा प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न देखते हैं। तो छठा प्रश्न है कि कुछ करिए इसी तरह की कोई अन्य कविता रिकॉर्ड कीजिए, विद्यालय समूह में भेजिए। तो ये काम आपके लिए, आपको एक कविता रिकॉर्ड करनी है और अपने स्कूल के ग्रुप में उसको भेजना है। हमने आज की सभी वर्कशीट्स को कंप्लीट कर लिया है। आपसे फिर कल मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।